गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 8 जो कि हमारा होने वाला है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का। पूरे 7th वीडियो हमारे कवर हो गए हैं और आज ये जो है ये वीडियो हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजिंग द नेशन टॉपिक, और साथ ही में हम लोग पढ़ेंगे द बाल्कन्स रीजन का भी जो स्टोरी है वो। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है विजुअलाइजिंग द नेशन में। ठीक है, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि किसी भी एक रूलर का फेस देना आसान है, उनका पोर्ट्रेट पेंटिंग या फिर स्टैचू बना देना आसान है, बट किसी एक नेशन का फेस देना हो, क्योंकि जो नेशन का फेस देना है वो किसी रियल आदमी को हम दे नहीं सकते। तो जब किसी नेशन को फेस देना तो ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक होता है कि हम किसी भी नेशन को एक चेहरा कैसे दें। हम देखते हैं आर्टिस्ट इन द 18th एंड द 19th centuries फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग ए नेशन। 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो नेशन है इसको हम लोग रिप्रेजेंट एक फेस से करें, क्यों ना इसे हम एज ए पर्सन को दिखाए। तो उन्होंने क्या क्या ढूंढा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जर्मेनिया है, ये जर्मन की जो सिंबल थी, नेशनल सिंबल वो थी। जब भी हम लोग जर्मन के बारे में बात करते थे, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत माता का फेस आता है, उसी तरीके से जर्मन की बात कर रहे होते थे तो वहां पे जर्मेनिया का फेस आता था। तो इस तरीके से ये जो जर्मेनिया थी वो कोई एक रियल लाइफ में कोई वुमेन नहीं थी, इन्हें बस वैसे डिजाइन किया गया था ताकि इन्हें एक नेशन का फेस दिया जा सके। ठीक है, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट थिंग। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वेयर अ पर्सन, नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर्स। यानी कि जो आर्टिस्ट थे 18वीं और 19वीं शताब्दी के, वो किसी भी देश को उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी देश को एक पर्सन की तौर पे दिखाएं, और खासकर उन्होंने मैक्सिमम जो पर्सन को फेस दिया वो कैसे पोर्ट्रे किया, वो किया फीमेल फिगर्स के तौर पे। यानी कि उन्होंने ये जो पोर्ट्रे किया नेशन के फेस को, उसे एज ए पर्सन दिखाया, तो उन्होंने फीमेल फिगर्स दिया ज्यादातर। ठीक है, द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। यानी कि जिन भी फीमेल को वो चुनते थे जिससे किसी एक नेशन को पर्सनिफाई वो कर सके, वो रियल लाइफ में कोई भी एक वुमेन नहीं होती थी। ठीक है, वो रियल लाइफ में वुमेन नहीं होती थी, वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ठीक है, यानी कि उनका जो फेस दिया गया, उनका जो नोज, उनका जो लिप, जो कुछ भी डिजाइन किया गया, उनकी हाइट वेट, उनकी पर्सनैलिटी, वो सारी की सारी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होती थी। वो बिल्कुल एक विजुअल कॉन्सेप्ट होता था जिसके थ्रू किसी भी नेशन को जो आर्टिस्ट थे वो पर्सोनिफाई कर रहे थे। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगरी ऑफ द नेशन। इस तरीके से जो फीमेल फिगर्स थी वो नेशंस की एलोगोरी बनते जा रही थी। अब एलोगोरी क्या होता है? एलोगोरी एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे भाववाचक संज्ञा में हम लेते हैं, ठीक है, तो लालच, ठीक है, इनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, ठीक है, आजादी, ठीक है, इक्वालिटी, ये सब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इसी तरीके से एलोगोरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे एक एब्स्ट्रैक्ट पर्सन को डिनोट किया जाता है या फिर किसी एक एब्स्ट्रैक्ट सामान को डिनोट किया जाता है। एंड एलेगोरिक हिस्टोरिकल हैज टू मीनिंग्स। इसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक लिटरल होते हैं और एक सिंबॉलिक होते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं, you will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. आपने ये देखा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आप क्लास 9th में पढ़ रहे थे तो वहां पे जब लिबर्टी या जस्टिस या रिपब्लिक दिखाना होता था तो आर्टिस्ट ने फीमेल फिगर्स का ज्यादातर यूज किया था ताकि वो ऐसे आइडियाज को दिखा सके। और जो ऐसे आइडियाज है, जस्टिस, न्याय, ठीक है, लिबर्टी, रिपब्लिक, ये सब कैसे आइडियाज है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, These ideas were represented through specific objects और symbols। और ये जो ideas हैं लिबर्टी की, रिपब्लिक की, इक्वालिटी की, इनको किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी भी सिंबल के तौर पे दिखाया जाता था। जैसे आपको याद होगा कि जो एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी था, यानी कि जो आजादी का लिबर्टी था, ठीक है, उसे रेड कैप में या ब्रोकन चेन में, या फिर जस्टिस का जो जस्टिस का सिंबल था उसे एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स के तौर पे दिखाया गया था। जब हम स्लेवरी की बात कर रहे थे
क्लास 9th में जब आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक रेड कैप दिखाया गया। जब हम आजादी की बात कर रहे होते थे तो वहाँ पे एक ब्रोकन चेन था, जो कि सिंबल था किसका, जो कि सिंबल था कि कैसे हमें आजादी चाहिए किसी से भी, ठीक है। फिर जो जस्टिस का सिंबल था वो क्या था कि एक वुमेन है, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड है, यानी उसे कुछ दिख नहीं रहा, उसे कुछ नहीं पता, और उसने अपने हाथ में 2 वेइंग स्केल्स लिया है जिसपे वो सबको बराबर रखती है, इधर वो मेल हो इधर वो फीमेल हो, इधर वो पुअर हो इधर वो रिच हो, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे 18th और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे वो कैसे किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फीमेल का फेस देते थे और कैसे उसे पर्सोनिफाई करते थे, ये हम देखते आ रहे हैं क्लास 9 से, ठीक है। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation, और इसी सेम तरीके से नेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिस्ट ने क्या तैयार किया, फीमेल एलोगोरीज तैयार किया, जिससे किसी को भी उसके नेशन का डिनोशन हो, ठीक है। जैसे एक फ्रांस में हम बात करते हैं, जब हम फ्रांस का केस लेते हैं तो वो क्रिश्चियन मैरियने थी, ठीक है, उनका नाम रखा गया क्रिश्चियन मैरियने, एक फिगर आया एब्स्ट्रैक्ट जिसका नाम रखा गया क्रिश्चियन मैरियने, ठीक है। ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, ठीक है, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जिन्हें ये बताया गया कि ये जो क्रिश्चियन मैरियने हैं ये आपका जो नेशन है इसकी मतलब होता है ना, इसको आप इससे डिनोट कर सकते हो, ये आपकी नेशनल सिंबल है, ये आपकी जो नेशन है उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया किसी भी फीमेल के तौर पे, ठीक है। तो जो मैरियने थी उन्हें इस तरीके से उनका जो आर्टिस्ट ने उनका जब पोर्ट्रे बनाया तो उनको इस तरीके से उन्होंने दिखाया। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, और उन्होंने जब वो मैरियाने को ड्रॉ कर रहे थे तब उन्होंने कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सट्रैक्ट करी जो कि लिबर्टी और रिपब्लिक से थी, ठीक है। जैसे उन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट करा, उन्होंने वो रेड कैप एक्सट्रैक्ट करा, ठीक है। फिर 3 कलर का टर्म था उसको यूज किया, 3 कलर से उसको यूज किया, और कोकेट, ठीक है, उनके सर पे एक पंख लगा हुआ भी था, ठीक है, उसको भी उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया कहीं से। स्टैच्यू ऑफ मैरियाने वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स, और इस स्टैच्यू को, ये जो मैरियाने का स्टैच्यू लगाया गया बनाया गया, ये जो पोर्ट्रेट बनाया गया जो उनको पर्सनिफाई किया गया उसमें रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेट का इस्तेमाल किया गया। अब इनकी जो स्टैच्यूज थी वो जगह जगह पब्लिक स्क्वायर्स, ठीक है, जो रोड के चौराहे होते हैं वहां पे लगाए गए, ठीक है, ताकि लोगों को अपने नेशनल सिंबल की हमेशा याद आते रहे और उन्हें लगे कि हाँ वो फ्रांस के रहने वाले और वो कहीं ना कहीं आपस में यूनाइटेड फील कर सके। फ्रॉम द लेक्चर फर्स्ट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे बस इनका यही प्रैक्टिस होता था, इनका यही ट्राई होता था कि कैसे भी ये आपस में यूनाइटेड फील करे और कोई दूसरा बंदा आके हमारे नेशन को ना ठगे, एंड परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट, और इन्हें इस चीज पे मजबूर करते थे कि वो इस मैरियाने फिगर को पहचान जाए और वो ये जान जाए कि ये उनकी नेशनल सिंबल है, ठीक है। मैरियाने इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प्स, और इसी तरीके से मैरियाने की इमेजेस सिक्कों पे स्टाम्प्स पे भी चिपकाए गए, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिक्कों पे मैरियाने के इमेजेस चिपकाए गए हैं। ये कोई रियल वुमेन नहीं थी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थी जिन्हें पेंटर्स ने ड्रॉ किया, फिर इस पे डिसीजन करके उन्हें फ्रांस का जो नेशनल सिंबल है वो बनाया गया था, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं जैसे फ्रांस में मैरियाने थी वैसे ही जर्मेनिया जो थी वो एलोगेरी ऑफ जर्मन नेशन बनी, ठीक है, यानी कि वो जर्मन नेशन की एलोगोरी बनी। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वेयर्स क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज अ जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, यानी कि जब इन्हें विजुअली रिप्रेजेंट किया गया, यानी जब इन्हें पेपर पेन से ड्रॉ किया गया, विजुअली बनाया गया, तो जर्मेनिया को एक क्राउन पहनाया गया जो कि ओक के पत्ते की थी, ओक एक ट्री है, इसके पत्ते की उनका जो क्राउन था वो बना हुआ था। क्यों? क्योंकि जो जर्मन में ओक है वो स्टैंड फॉर हीरोइज्म है, हीरोइज्म यानी कि ये वीरता का प्रतीक है जर्मन में। जैसे हमने जब झंडा बनाया अपना, जब झंडा बन रहा था हमारा, तो उसमें जो चक्र है उसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो जर्मन ओक है ये स्टैंड फॉर हीरोइज्म है और इसका यूज जर्मेनिया को बनाने में किया गया था, ठीक है। ये जो फिगर है ये जर्मेनिया की है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेशनलिज्म इन इम्पीरियलिज्म, तो यहाँ पे हमारा जो विजुअलाइजिंग द नेशन वाला टॉपिक खत्म होता है और हम यहाँ पे देखें कि कैसे जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के आर्टिस्ट थे वो कैसे नेशन को पर्सोनिफाई कर रहे थे फीमेल फिगर के तौर पे। इसके बाद हम बाल्कन रीजन की जो स्टोरी है वो पढ़ने वाले जो कि हमारी लास्ट टॉपिक होने वाली है। By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, यानी कह रहा कि जब 19वीं शताब्दी की अंत हो रही थी, ठीक है, और फर्स्ट हाफ सेंचुरी में भी जो ये नेशनलिस्ट वाली जो टर्म आई थी
लिबरल डेमोक्रेटिक वाली जो टर्म आई थी वो बहुत ज्यादा अपना जो छाप है वो बहुत देर तक नहीं छोड़ पाई, और साथ ही में ये एक नैरो क्रीड बन गई इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी विथ लिमिटेड एम्स। यानी कि जब हमने देखा इंग्लिश का भी केस, ब्रिटेन का केस, ग्रेट ब्रिटेन का केस, तब हमने ये देखा था कि जो इंग्लिश थी वो कैसे उन्होंने जो चारों वेल्स, स्कॉट और आयरिश पे दबदबा बनाया, ठीक है, फिर वापस में ग्रेट ब्रिटेन हो गए। फिर हमने जर्मन का भी केस देखा था कि कैसे जो वहाँ के किंग्स थे वो अब पावर में आ रहे थे। तो 19th सेंचुरी में धीरे धीरे फिर से जो मोनार्की है वो कहीं ना कहीं रीस्टोर होने लगा था, ठीक है। तो इसी बीच सबसे बड़े टेंशन आई जब ये जो नेशनलिज्म वाली चीज दूर जा रही थी, तो सबसे सीरियस एक टेंशन आई यूरोप में आफ्टर 1871, यानी कि 1871 के बाद यूरोप में एक टेंशन आई एक एरिया में जिसका नाम था दी बाल्कान्स। ये बाल्कान्स काफी बड़ा रीजन था, ठीक है, और यहाँ पे 1871 के बाद टेंशन आई। The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Slovenia, Serbia, Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs। यानी कि ये जो बाल्कान रीजन था वो इतना बड़ा रीजन था कि अभी के टाइम में जो रोमानिया है, बल्गेरिया है, स्लोवेनिया है, सर्बिया, ये सारे देश वो कलेक्ट करके उस टाइम में बाल्कान रीजन बोला जाता था, और यहाँ के रहने वाले लोगों को स्लैब्स बोला जाता था। लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कान्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और इनका जो लार्ज पार्ट था, ठीक है, वो किसकी अंडर में था, वो था अंडर में ऑटोमन एम्पायर। यानी कि ऑटोमन एम्पायर जिस तरीके से ग्रीस पे राज्य कर रहा था, उसी सेम तरीके से बाल्कान्स के बहुत सारे हिस्सों पे ऑटोमन एम्पायर का राज्य था। The spread of ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। क्योंकि ये जो बाल्कान्स के लोग थे, अब इनके अंदर धीरे धीरे रोमांटिक नेशनलिज्म जगने के कारण, आइडिया आने के कारण, ये जो बाल्कान्स के लोग थे वो ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते थे, इनसे ये डिसइंटीग्रेट होना चाहते थे, यानी अलग होना चाहते थे। इस वजह से ये रीजन 1871 के बाद काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव हो गया था, यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पे हलचल अब हो रही थी। Although the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and eternal reforms, but with very little success। और जबकि यहाँ पे कह रहा कि जो ऑटोमन एम्पायर था जिसका कंट्रोल था बाल्कान्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी में खुद को मजबूत कर रहा था मॉडर्नाइजेशन की कॉन्सेप्ट से और इंटरनल रिफॉर्म्स, कुछ अंदर की चेंजमेंट वो ला रहा था, बदलाव हो रहे थे अंदर, बट वेरी लिटिल सक्सेस, बट काफी थोड़ी रेट पे था ये, ठीक है। वन बाय वन its European subject nationalists broke away from its control and declared independence। और एक एक करके, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर काफी स्लो रेट पे सक्सेस ले पा रहा था, काफी स्लो रेट पे खुद को हैंडल कर पा रहा था, तो एक एक करके धीरे धीरे जो भी इसके पार्ट में आने वाली यूरोपियन सब्जेक्ट कंट्रीज थी वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आजादी ली, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था वो उनके ऊपर से लूज हुआ। Balkan had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। बाल्कान भी एक बार आजाद हुआ था, लेकिन वो लगातार कुछ सालों से फॉरेन पावर्स के अंडर में था, वो इस तरीके से दबा हुआ था। Hence the rebellious nationalists in the Balkan thought of their struggles as attempt to win back their long lost independence। इसी वजह से जो रिबेलियस थे, जो रिबेल करने वाले थे बाल्कान्स के लोग, उन्होंने स्ट्रगल के तौर पे उन्होंने सोचा कि हम स्ट्रगल करेंगे और वापस से हमारा जो लंबा खोया हुआ आजादी है इसे हम वापस से रीगेन करेंगे। As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and their independence, the Balkan area became an area of intense conflict। और जो स्लैविक नेशनलिस्ट थे, अलग अलग स्लैविक नेशनलिस्ट जो निकल के आए, इन्होंने बहुत स्ट्रगल करी अपनी पहचान बनाने के लिए और अपनी आज़ादी लेने के लिए, और इस तरीके से ये जो बाल्कान का रीजन था वो काफी इंटेंस कन्फ्लिक्ट से उस टाइम पे बढ़ गया। कब? 1871 में। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। क्योंकि ये यूरोप का हिस्सा था और ये इसका कुछ पार्ट ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, कुछ पार्ट इंडिपेंडेंट था, तो इस तरीके से इन लोग में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और हर हिस्सा एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल लेने का कोशिश करता था, हर हिस्सा चाहता था कि एक दूसरे के ऊपर वो कंट्रोल करे। इस तरीके से काफी कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड। और इस कारण इस टाइम पे, क्योंकि बाल्कान रीजन बहुत बड़ा था, यूरोपियन पावर्स जो भी थे, ठीक है, जो भी रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड
ऑस्ट्रिया, ये जो यूरोपियन पावर्स थे, इनमें भी काफी ज्यादा झड़प हुई, राइवलरी हुई, क्योंकि ये चाहते थे कि इस एरिया पे, बाल्कन रीजन पे इनका कंट्रोल हो और ये यहाँ पे ओवर ट्रेड करे, यानी कि इनका जो व्यापार हो वो वहाँ पे ज्यादा हो। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. और ये क्योंकि rivalry बहुत ज्यादा हुआ इन ग्रेट यूरोपियन पावर्स के बीच में, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में, इस कारण ये जो बाल्कान का प्रॉब्लम है वो अनफोल्डेड रह गया, यानी सॉल्व नहीं हो पाया। एंड ईच पावर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, was keen on countering to hold of other powers over the Balkan. ये हमेशा क्या कर रहे थे, अब ये जो चारों देश है ये ट्राई कर रही थी बाल्कान के ऊपर कंट्रोल लेने का, और एक दूसरे को ये लोग अपोज कर रहे थे। अगर रसिया ट्राई करती थी तो जर्मनी इसका अपोज करता था, जर्मनी ट्राई करती थी तो इंग्लैंड इसका अपोज करता था। इस तरीके से चारों लोग एक हिस्से पे, बाल्कान पे अटेम्प्ट कर रहे थे बारी बारी से, और इसके रिजल्ट में बहुत सारे सीरीज ऑफ वॉर्स हुए, जिसके रिजल्ट में फाइनली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो वहां से हुआ। इस तरीके से हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर चैप्टर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।